गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, आपने जो इंट्रोडक्शन टू द डोजेस फॉर्म पढ़ाया था उसके लिए कौन सी बुक रिफर करी? बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म के लिए भी बुक रिफर करने की जरूरत है क्या? सारे डोजेस फॉर्म तो क्लियर है, बहुत ही इजी सा है, बेसिक देखना था, उसी के बेस पे हम लोग आगे और भी स्टडी करेंगे। सर, प्री फॉर्मुलेशन इज परफॉर्म्ड बिफोर और आफ्टर द क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। बेटा, जब ड्रग मॉलिक्यूल हमारा पूरा कंफर्म हो जाएगा, मार्केट में दवा लाने से पहले फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है, हम लोग उसको पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं या फार्माको विजिलेंस बोला जाता है। पोस्ट मार्केटेड सर्वेलेंस, दैट इज नोन एज द पोस्ट फार्माको विजिलेंस, फेज 4। तो ऑब्वियसली है कि दवा बनने से पहले का फेज है ये, है ना? तो फेज 3 जब हमारा कंफर्म हो जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 में हम जेनेटिक पेशेंट पे, बच्चों पे, प्रेग्नेंट वुमेन पे, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स पे हम टेस्ट करके देखते हैं। जब वो सारा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये दवा अब हम मार्केट में ला सकते हैं, उसके बाद में प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि दवा मार्केट में आई नहीं और हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी तो कैसे कर सकते हैं? तो आफ्टर द फेज 3 एंड बिफोर द फेज 4 हमारा प्री फॉर्मुलेशन करना होगा। फेज 4 का तो मतलब हो गया मार्केट में दवा आ गई। फेज 4 का, ऋतिका, आपके क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स का तो मतलब हो गया कि मार्केट में दवा आ चुकी, उसके बाद का ट्रायल्स हो रहा है। तो ऑब्वियसली है कि मार्केट में दवा आने से पहले हम प्री फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मुलेशन बनाना, जो डोजेस फॉर्म बनाना है, कौन सा डोजेस फॉर्म इसके लिए उपयुक्त होगा, कौन सा एक्सेपिएंट्स इसके लिए फेवरेबल होगा, ये सारी चीजों की स्टडी हमारा प्री फॉर्मुलेशन में किया जाता है। कोई बात नहीं बेटा, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। हर चीज बेटा लाइन द लाइन, लाइन द लाइन मॉड्यूल्स में मिल जाए ऐसा कोई मतलब है नहीं। लेकिन बेटा, मेरे को एक चीज बताओ, तो तुम लोग हर चीज को मॉड्यूल्स में ही क्यों ढूंढते हो और हर चीज को क्यों चाहते हो कि ऐसे पेपर पे नहीं तो लिखा के फेंका जाए? एक वो वाला पिक्चर तुम लोग देखे क्या, थ्री इडियट्स? उसमें क्या होता है, वो जो प्रोफेसर होता है वो आमिर खान को पकड़ के लाता है और रूम में, और एकदम से पकड़ के बोलता है कि आज तुम बहुत ज्यादा होशियारी दे रहे हो, तो चलो आज तुम ही टीच करो। सीन याद है तुम्हें? तो आमिर खान क्या करता है, रणछोड़ दास जिसका वो नाम रहता है, वो क्या करता है, बोर्ड पे कुछ ऐसे लेटर्स, एक अपना बुक पलटता है, ऐसे करके देखता है और ऐसा बुक पे ऐसे ऐसे करके बोर्ड पे कुछ लिख देता है और बोलता है कि 30 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास में, ढूंढ के बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, और आप चाहो तो अपना बुक को रिफर कर सकते हो। ले सब अपना बुक पलटना शुरू कर दिया, कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, टाइम अप। फिर उसने बताया कि ये देखो इसी जगह से पूछा गया था, ये तो मेरा नाम का पार्ट है। इसलिए बेटा थोड़ा सा थिंकिंग पे जोर दो, थोड़ा सा मेहनत करो। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं कि पीडीएफ दे दो, नोट्स दे दो, पीडीएफ। अरे, पीडीएफ और नोट्स से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इसीलिए जीडीसी में हमेशा देखना, हार्ड कॉपी किताबों का ही काम होता है, तो पीडीएफ का कोई काम ही नहीं करते हम, है ना? मेरा मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो एज ए स्टूडेंट आपको पेपर पेन लेके बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पीडीएफ से कोई काम नहीं करना है ना? मेहनत करिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है का? दृष्टि, आपका मैसेज मुझे आया था लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, मैं आपको फिर से जवाब दूंगा, वो सही लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। वी आर ऑलरेडी लेट और हमें आज एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। और एमसीक्यू, अगर आप लोगों ने थ्योरी स्टडी कर लिया, आप में से बहुत लोगों ने माइंड मैप आप लोगों ने बनाया था, मुझे सेंड भी किया, मुझे अच्छा लगा। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया था, पहले हमने स्टडी किया, पहला पार्ट था हमारा हैबिट। हैबिट मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और दूसरा था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक हमारा क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। एमोर्फस मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड को सडनली कंप्रेस किया गया। क्रिस्टलाइन मतलब अरेंज्ड फॉर्म में थे, और आप जैसे क्रिस्टलाइन हो, अरेंज फॉर्म में हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, और ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। इसका भी दो टाइप है, एक है पॉलीमॉर्फ्स और एक है तुम्हारा मॉलिक्यूलर एडक्ट। पॉलीमॉर्फ के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक, इसके दो टाइप होते हैं। उसी तरह मॉलिक्यूलर एडक्ट क्या होता है? मॉलिक्यूलर एडक्ट मतलब होता है कोई एडिशनल चीज आके इंट्रैप हो जाए। आप पार्क में बैठे हो, कोई तीसरा बंदा, अननोन पर्सन आपके बीच आ जाए, तो दैट इज द एडक्ट। एक्सटर्नल इंट्रैपमेंट हो सकता है, चाहे वो सॉल्वेट्स हो सकता है, चाहे वो कोई सॉलिड पार्टिकल्स हो सकता है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया था। दो तरह के थे, स्टिचोमेट्रिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक। स्टिचोमेट्रिक को सीडो पॉलीमॉर्फ्स भी बोला जाता है। इसको हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी से हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और सीडो पॉलीमॉर्फ्स का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेट्स जो होते हैं एग्जिस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो भी सॉल्वेट्स होते हैं एडक्ट के फॉर्म में, वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, उन्हीं को सीडो पॉलीमॉर्फ्स बोला जाता है। सीडो पॉलीमॉर्फिज्म, उसी प्रोसेस जो होती है, दैट इज नोन एज द सीडो पॉलीमॉर्फिज्म या स्टिचोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस जिनको बोला जाता है। बेटा, स्टिचोमेट्रिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक के बीच में अगर मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ध्यान हो, अगर ये रेशियो फिक्स है 1:1, 1:2, 1:3, तो ऐसे को हम स्टिचोमेट्रिक बोलते हैं। और अगर हमारा रेशियो फिक्स नहीं है तो हम लोग उसको नॉन स्टिचोमेट्रिक बोलते हैं। और इस जगह जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो रेंडमली ट्रैप्ड होते हैं। इट मींस जो क्रिस्टल लैटिस में बाहर से कोई आ रहा है, बाहर से कोई सॉल्वेट्स आ रहे हैं, दे आर रेंडमली ट्रैप्ड। रेंडमली ट्रैप्ड इस जगह कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान में रखना। सीडो पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे कि अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हम लोग उसको सीडो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसमें भी अगर वाटर होगा तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट्स, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेट्स हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हाइड्रेट्स में भी मैंने आपको दो तरह का टाइप बताया था। एक था हमारा कौन सा,
एक था हमारा क्या हाइड्रस और एक था एनहाइड्रस। एनहाइड्रस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज उसमें इंट्रैपमेंट और ज्यादा हो सकता है। इन सारी चीजों को मैंने कल की क्लास में बताया था। लास्ट जो हुई थी क्लास, मैंने उसमें ये बताया था कि नॉन स्टोइचियोमेट्री का 3 टाइप होगा, लेयर्ड, केज और चैनल। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हमारा चैनल के फॉर्म में, लेयर में अगर इंट्रैपमेंट हो रही है, लाइंस पे इंट्रैपमेंट हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे लेयर। अब जो दो लाइन जो आपस में जुड़ी रहती है उस पर इंट्रैपमेंट होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे चैनल। और अगर केज के फॉर्म में, अगर हमारा केज के फॉर्म में इंट्रैपमेंट हो रहा है, सच आर नोन एज द केज, या इसी को क्लेथरेट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। होपफुली कि आप सभी लोग ये सारी चीजों को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और होपफुली कि आप सभी को इसका बहुत अच्छे से अंदाजा भी होगा। मॉलिक्यूलर एडक्ट बताया था, स्टीरियोमेट्रिक सीडोपॉलीमॉर्फिज्म बताया था, रेशियो बताया था, हाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेट्स, इनके बारे में बताया था, चैनल कंपाउंड, लेयर्ड कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इसके बारे में भी बताया था। अब बारी है बेटा, जो चीज मैंने बताई, अब आपकी बारी है कि आपने इसको कितने अच्छे तरीके से समझा और आपको कितनी चीजें ध्यान में है। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो एएमसीपी फार्मासिस्ट 2022 और सेम क्वेश्चन जीपैट 2020 में पूछा गया हुआ है, इसका जवाब दीजिए। The polymorphs exhibit in following different properties except, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज पॉलीमॉर्फ्स की नहीं होती है? ए, एक्स-रे क्रिस्टल्स एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी, और डी है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर। अभिषेक ए कैसे जवाब दे रहे हो बेटा? अभिषेक दास, ए आपने क्यों जवाब दिया? इतनी बार बताया, पिछली क्लास में ही मैंने समझाया था एक्स-रे क्रिस्टोग्राफी, और वो सारे टेक्निक्स बताए थे मैंने जिससे पॉलीमॉर्फ्स को डिटरमाइन करते हैं। याद करो, उसमें एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी भी था, आईआर भी था, एनएमआर भी था, डीएससी भी था, थर्मल एनालिसिस भी थे, बहुत सारा नाम सब था। और मैंने बताया था कि एनालिसिस में डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, डायलेटोमेट्री भी था। तो आंसर इस जगह हो जाएगा डी, कि केमिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग पॉलीमॉर्फ्स जो है उसका केमिकल स्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है, क्योंकि केमिकल पॉलीमॉर्फ्स तो हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। बेटा इतने क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बताया था, लाइन भी लिख के बताया था कि पॉलीमॉर्फ्स ऐसे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। याद है तुम लोगों को, ऐसा बताया था मैंने। तो अगर जो लोग मिस्टेक किए अपनी गलतियां मान के चलो। नेक्स्ट आते हैं, Which polymorphic form of a drug candidate has the highest melting point? जीपैट 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि ये चीज और एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। अनस्टेबल, मेटास्टेबल, हाइड्रेट्स और स्टेबल, मेल्टिंग पॉइंट इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेल्टिंग पॉइंट, ये भी चीज बताया हुआ है पढ़ाते समय पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ऐसे सब्सटेंस जो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। याद करो, मैंने कोकोआ बटर का बताया था, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और गामा। बीटा की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बताया था। हाँ या ना का जवाब दो, अगर ध्यान है तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, जरूर से होना चाहिए। चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तो आंसर हो जाएगा स्टेप। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट। इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पॉलीमॉर्फ्स कैन बी डिटेक्टेड बाय, जीपैट 2019 का क्वेश्चन है। काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी, रिफ्रैक्ट्रोमेट्री, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरमेट्रिक मेथड, डीएससी बोलते हैं। इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पॉलीमॉर्फ्स को इनमें से कौन से मेथड से डिटेक्ट किया जा सकता है? क्या काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी का नाम सुने थे? सर आपने तो क्रोमेटोग्राफी का नाम ही नहीं लिया, आईआर का नाम लिया था, एनएमआर का नाम लिया था, और तुम में से कोई ऐसा महानुभाव था जो बता रहा था कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आईआर एनएमआर है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। डीएससी का इस्तेमाल करते हैं, एचपीएससी का कहीं नहीं करते, रिफ्रैक्ट्रोमेट्री का कहीं नहीं करते, डीएससी का करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अनीशा, कोमल, तन्मय, हर्ष, वेरी गुड बेटा, शुभम, भावेश, गुड, अनिकेत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोमल, मंगेश, प्रीति एंड ऑल ऑफ यू। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। जीपैट 2017 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूजफुल टू डिटेक्ट द पॉलीमॉर्फ्स? इनमें से कौन सा टेक्निक पॉलीमॉर्फ्स को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल नहीं होता है? आ जाइए, डीएससी, एक है एचपीएलसी, एक है तुम्हारा एक्सआरडी, और चौथा है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन मेथड। पीएक्सआरडी मतलब हो गया पाउडर एक्सआरडी, पीएक्सआरडी पाउडर एक्सआरडी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, इनमें से कौन सा पॉलीमॉर्फ्स को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल नहीं है? अरे एचपीएलसी, अभी पिछला ही क्वेश्चन तो बनाए, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन भी था उसमें पॉइंट जो मैंने कल बताया था आपको। तो आंसर यहाँ हो जाएगा एचपीएलसी। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते पॉलीमॉर्फ्स को डिटरमाइन करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट से तो हो सकता है ना, हो कैसे सकता है, अलग अलग तरह के पॉलीमॉर्फ है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट से डिटरमाइन तो कर सकता है ना कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, कौन मेटास्टेबल है, पता लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा एचपीएलसी। आ जाइए क्वेश्चन, जीपैट 2013
सेम क्वेश्चन जीपैट 2017 और महाराष्ट्र फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी फॉर द स्टडी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 4-5 बार मैं बता चुका। सीडोपॉलीमॉर्फिज्म, पार्टिकल साइज मेजरमेंट, माइक्रोबियल कंटामिनेशन या कॉम्पैक्शन बिहेवियर, आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दो। राहुल, कमलप्रीत वेरी गुड, सुजल, मोहम्मद जावेद वेरी गुड, मोनिका, श्रद्धा वेरी गुड, उमर, सुरजीत, रुचि वेरी गुड, शादाब गुड, वेरी, फैदेही वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी जवाब दीजिए बेटा, सभी लोग। जो बच्चे सीडोपॉलीमॉर्फिज्म को छोड़ के दूसरी चीजें बता रहे हैं बेटा, उनके लिए एक बार मैं फिर से पीछे जाना चाहूंगा। मैं क्या करूं, मैं जाना मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम लोगों की मजबूरी की वजह से मुझे बार बार वो पीछे जाना पड़ता है। देखो यहाँ क्लियर कट, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टीचियोमेट्रिक सीडोपॉलीमॉर्फिज्म, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, सीडोपॉलीमॉर्फिज्म, द सॉल्वेट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड एज द सीडोपॉलीमॉर्फिज्म। एक नहीं 50 बार बोल चुके, कान पे जू नहीं रेंगता तुम लोगों के, पता नहीं कहाँ सोए पड़े रहते हो, है ना, कौन सी तो दुनिया में जी रहे होते हो पता नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी सीडोपॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाई पे, कहां से आएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर 2018 का क्वेश्चन है। एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, एक्सरे डिफ्रेक्शन, ब्रैग्स इक्वेशन जिसमें बताया था मैंने आपको कल, ब्रैग्स इक्वेशन है ना, तो किस चीज को डिटरमाइन करते हैं? क्रिस्टलिटी डिटरमाइन करते हैं, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं, पीएच को डिटरमाइन करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग को डिटरमाइन करते हैं। पायल वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नमन, अनीशा, अमोल वेरी गुड, समृद्धि, रितिका वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रियंका, अदिति गुड, वेरी गुड, उज्जवल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? आंसर हो जाएगा क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से कि क्रिस्टलाइन, कि उसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, है ना, तभी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो उसके बीच का जो एंगल निकालते हैं ब्रैग्स इक्वेशन में, आप लोग शायद जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। अब आते हैं जम्मू कश्मीर, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर 2013, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री इज यूज्ड टू स्टडी, क्या इससे क्या क्या चीज करते हैं? इससे आइडेंटिटी डिटरमाइन करते हैं, प्यूरिटी डिटरमाइन करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म डिटरमाइन करते हैं, ऑल ऑफ दीज को डिटरमाइन करते हैं। जिस समय आप स्टडी करोगे डीएससी के बारे में, उस समय आपको ये मालूम चलेगा कि डीएससी के हेल्प से हम आइडेंटिटी, प्यूरिटी और पॉलीमॉर्फिज्म अगर देखोगे तो एक तरह से आइडेंटिटी को चेक करने के लिए ही इस्तेमाल ये किया जाता है, प्यूरिटी भी चेक करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म, इन तीनों को चेक किया जाता है। हालांकि जब एनालिसिस स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा सा और सोचने का दायरा आपका इंक्रीज होगा और ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जीपैट 2015 का क्वेश्चन, द सॉल्वेट्स कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड एज, डिफिनीशन ही दे दिया। सॉल्वेट जो है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनएंशोट्रॉपिक बोलेंगे, मोनोट्रॉपिक बोला जाता है, सीडोपॉलीमॉर्फ्स बोला जाएगा या एमॉर्फस बोला जाएगा? आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? इनएंशोट्रॉपिक, मोनोट्रॉपिक, सीडोपॉलीमॉर्फ्स, एमॉर्फस। आंसर हो जाएगा हमारा सी, सीडोपॉलीमॉर्फ्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द नॉन स्टिचियोमेट्रिक इंक्लूजन्स कंपाउंड्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड, randomly trapped in the crystal lattice, completely removed after the crystallization, present in the ionic form। जवाब दीजिए। नॉन स्टिचियोमेट्रिक में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कीवर्ड्स अभी भी मैंने अंडरलाइन करके बताया था, इसी दिन के लिए बताया था कि जब तुम्हारे पास में क्वेश्चन आए तो तुम उसको आसानी से सॉल्व कर सको। रेंडमली ट्रैप्ड होते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस, रेंडमली ट्रैप्ड, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नॉन स्टिचियोमेट्रिक इंक्लूजन कंपाउंड्स? They form only at a high temperature. Solvent is a part of the fixed chemical formula. Solvent is loosely and not in fixed ratio. They are more stable than the stoichiometric compound. Answer क्या होगा? नॉन स्टिचियोमेट्रिक है, स्टिचियोमेट्रिक में फिक्स रेशियो रहता है, लेकिन नॉन स्टिचियोमेट्रिक में फिक्स्ड रेशियो नहीं रहेगा। आंसर क्या होगा? सॉल्वेंट इज लूजली हेल्ड एंड नॉट इन द फिक्स्ड रेशियो। सबको पता चल चुका है स्टिचियोमेट्रिक और नॉन स्टिचियोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। अब आ जाओ, तीन तरह के कंपाउंड थे तुम्हारे, ठीक है, एक था चैनल, एक था लेयर और एक था केज। अब इसको इसके साथ में मैच ऑफ द फॉलोइंग करो। मैच ऑफ द फॉलोइंग इसमें खेलो, क्या क्या चीज है? आंसर क्या आएगा? लेयर कंपाउंड, चैनल कंपाउंड और केज, जिसको क्लैथरेट्स भी बोला जाता है। क्लैथरेट्स मतलब हो जाएगा केज, क्लैथरेट मतलब क्या हो जाएगा? आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सभी का जवाब आ रहा है, त्रिशानु, तन्मय, आदर्श, अनीशा वेरी गुड, शदाब बहुत बढ़िया, पायल। जवाब तो बाकी बच्चे भी बेटा, तो सभी को जवाब देना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मंगेश, प्रिंस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुमेश बहुत अच्छे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं, क्वेश्चन तो बनाते रहेंगे लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन वाली चीजें आपको बताना चाह रहा हूं मैं।
जहां से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बेसिस पे, उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम अपने मेडिसिन का टी हाफ सबको इंक्रीज कराते हैं। अब आइए देखते हैं उसको तो करते कैसे हैं, है ना, एक एक करके देखो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है इंसुलिन का, आपको शायद पता हो या ना हो, इंसुलिन का टी हाफ बहुत ही कम होता है। इंसुलिन का टी हाफ सिर्फ 4 से 6 मिनट होता है। इंसुलिन का टी हाफ जो है, अनुज आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है, नजीर आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है, सभी का मैसेज आ रहा है, लेकिन संयोग बस से इशू, सृष्टि, अनिकेत। तो इंसुलिन का जो टी हाफ होता है सिर्फ 4 से 6 मिनट होता है, और आप अंदाजा लगा लीजिए इतने कम टी हाफ से क्या होगा। और हम इसको सबक्यूटेनियस रीजन से पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ 4 से 6 मिनट होता है, और इसको सबक्यूटेनियस रीजन से पेशेंट को हम लोग इसका इंजेक्शन देते हैं। अलग अलग तरह के हैं। पहला है हमारा रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग के अंदर में इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलाइसिन। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग में लेंटे इंसुलिन आते हैं, एनपीएच आता है जिसको आइसोफेन इंसुलिन भी बोलते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग में आता है इंसुलिन ग्लार्गिन और इंसुलिन डिटिमिर, है ना। तो आखिरकार इन सब चीजों को बताने के पीछे क्या रीजन है, आप यही सोच रहे होगे कि आखिरकार इन सब के पीछे क्या रीजन है। एक चीज तो देखो कि इस टी हाफ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसुलिन के फॉर्मुलेशन में किसी न किसी तरह का मॉडिफिकेशन करेंगे, जिससे ये जो इंसुलिन है इसका टी हाफ इंक्रीज हो जाए। और उसका पहला पड़ाव आता है, हम इसके साथ में जिंक ऐड कर देते हैं। जिंक ऐड करने से इसकी टी हाफ इंक्रीज होती है। इतना ही नहीं, इंसुलिन को हम अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं। एज पर द एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूं तो इंसुलिन जो होगा दो तरह के फॉर्म में मौजूद होता है। एक होता है हमारा एमॉर्फस इंसुलिन और दूसरा होता है हमारा क्रिस्टलाइन इंसुलिन। एमॉर्फस की सॉल्युबिलिटी के ज्यादा होने की वजह से, एमॉर्फस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी के ज्यादा होने की वजह से एमॉर्फस जो है रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है मसल्स में। लेकिन अगर ये सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब भी जल्दी से हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लेंटे। इसी तरह से जो ये क्रिस्टलाइन है इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसीलिए ये स्लोली एब्जॉर्ब होगा, स्लोली सॉल्युबल, स्लोली एब्जॉर्ब। ऑब्वियसली इसी की वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होगा लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा। लेकिन जब हम इंसुलिन के प्रिपरेशन बनाते हैं, जैसे हमारा ये लेंटे इंसुलिन है, इसमें हम क्या करते हैं, 70% ऑफ द क्रिस्टलाइन को लेते हैं और 30% ऑफ द सेमी लेंटे को लिया जाता है, एमॉर्फस को लिया जाता है, और तब जाके इन दोनों का बैलेंस बना के हम लेंटे इंसुलिन को प्रिपेयर करते हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पस। और इसके टी हाफ को क्या किया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है, ताकि उसका असर जो है ज्यादा से ज्यादा समय तक हो। पहला तो इंसुलिन में हमने जिंक ऐड कर दिया, जिंक ऐड होने के बाद में 70% हमने इसमें क्रिस्टलाइन को ऐड किया, 30% हमने एमॉर्फस को लिया, दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने लेंटे इंसुलिन लिया। और इस लेंटे इंसुलिन का बेनिफिट क्या होगा कि टी हाफ क्या हो गया, जो पहले 4 से 6 मिनट था अब वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, 30 मिनट 40 मिनट जो भी उसका टी हाफ होगा उस टी हाफ तक ये पहुंच जाता है। अगला एग्जाम्पल आता है, अगला जो एग्जाम्पल है वो नोवो बायोसिन को लेके। नो क्रिस्टलाइन मतलब, नो में देखो ये क्रिस्टलाइन है, नो क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है इसका इनएक्टिव होता है, लेकिन एमॉर्फस फॉर्म जो होगा इसका मोर एक्टिव होगा। और ये कितने टाइम्स होता है, 10 टाइम्स। अगर तुम नोवो बायोसिन का ये लेटर देखो, 10 है लिखा हुआ, 10 को 10 बना लो। पहले तो हमने बोल दिया नो क्रिस्टलाइन मतलब नोवो बायोसिन का क्रिस्टलाइन फॉर्म इनएक्टिव है। और दूसरा एमॉर्फस फॉर्म जो होगा 10 टाइम्स मोर एक्टिव होगा, अवेलेबल होगा एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म। आ गया, दोनों समझ में आया बेटा, दोनों समझ में आया। सर ये ह्यूमिलीन क्या है बेटा, फार्माकोलॉजी मुझे से पढ़ लोगे। ह्यूमिलीन ऐसे इंसुलिन जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हों, ऐसे इंसुलिन को हम लोग ह्यूमिलीन बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो पॉलीमॉर्फ्स शो करते हैं, जैसे स्टेरॉइडल कंपाउंड हो गए, सल्फोनामाइड्स हो गए, बार्बिचुरेट्स हो गए, ये सब पॉलीमॉर्फ्स शो करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। और हमें अलग अलग पॉलीमॉर्फ्स बनाना हो तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, इससे क्या होगा, अलग अलग तरह के फॉर्म जो है बन जाएंगे। ठीक है, चलो इंसुलिन के साथ में जिंक का एडक्ट बना दिया, एडक्ट बनाने के बाद में सॉल्युबिलिटी पे काम करना शुरू किया। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों, कौन सा सॉल्युबल होगा कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा आपको अच्छे से पता है। क्रिस्टलाइन जो होगा सॉल्युबिलिटी इसकी लेस है और इसका ड्यूरेशन लॉन्गर होगा। एमॉर्फस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, शॉर्ट ड्यूरेशन। दोनों का बैलेंस बना के लेंटे इंसुलिन को बनाते हैं। नो बायोसिन नो क्रिस्टलाइन फॉर्म इज एक्टिव, 10 मतलब ये 10 टाइम्स ये बायोलेबल होगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2017 में, द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म 3 ऑफ द राइबोफ्लोविन इज डैश टाइम्स मोर सोलेबल देन द फॉर्म 3।
रिबोफ्लेविन का अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। यहां पूछा गया कि रिबोफ्लोविन 3 जो है कितने टाइम्स मोर सोलेबल है देन द फॉर्म 1। इस तरह के एग्जांपल्स कभी कभी आपकी रेफरेंस किताबों से निकाल निकाल के बना के वो दिया जाता है, याद कर लो 20 टाइम्स होता है। आपको बताया ये नहीं था, ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 20 टाइम्स रिबोफ्लोविन 3 फॉर्म 20 टाइम्स मोर सोलेबल देन द फॉर्म 1। क्लियर है बेटा इतना? चलो नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ द क्लोरमफेनिकॉल सो लिस्ट वाटर सोलिबिलिटी। इनमें से कौन से फॉर्म का लिस्ट वाटर सोलिबिलिटी है? ए फॉर्म का, बी फॉर्म का, सी फॉर्म का, या सभी के सभी फॉर्म की सोलिबिलिटी एक जैसी होती है? क्लोरमफेनिकॉल के बारे में है, इसमें से सबसे लिस्ट वाटर सोलिबिलिटी किसकी है? लिस्ट वाटर सोलिबिलिटी किसकी है? लिस्ट वाटर सोलिबिलिटी जो है किसकी है? श्रद्धा, भावेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अमोल, ऋतुजा, श्रद्धा, वेरी गुड। आकाश, वेरी गुड। सुजल, प्रीति, गुड गुड, वेरी गुड। सुयश, शैकत, मन्ना, वेरी गुड। प्रियंका, मयूरी, नीतीश। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ए। अब आते हैं इसमें है क्या। क्लोरमफेनिकॉल का याद कर लो 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। अब तुमसे इस जगह पूछा गया था जो सबसे लिस्ट वाटर सोलेबल जो होता है वो ए होता है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग इस जगह बात करने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं कि क्लोरमफेनिकॉल के 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होते हैं, क्लोरमफेनिकॉल ए, बी और सी। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन से क्लोरमफेनिकॉल की बायोबिलिटी सबसे बेस्ट है, तो हम लोग बोलेंगे बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बायोबिलिटी, बी फॉर बेस्ट और बी फॉर बायोबिलिटी। फॉर्म ए जो है इनएक्टिव होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाईएस्ट स्टेबिलिटी और लो सॉल्युबिलिटी। आपको पहले ही दिन बता दिया था कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी अगर ज्यादा हो रही है तो सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज का डिस्कशन हम लोग पहली क्लास में ही कर चुके हैं। तो इस जगह स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको जरूर से होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें लिस्ट वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, तो एक ही होती है। क्लियर? हंसल आ रहा बेटा? ए फॉर्म हाईली स्टेबल, लो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलो आज हम अगले क्वेश्चन पे। द ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ड्रग, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ड्रग इज, ए देख लो, ए स्टेबल, एमॉर्फस स्टेबल, एमॉर्फस मेटास्टेबल स्टेबल। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी एमॉर्फस की होगी, देन मेटास्टेबल की होगी, देन स्टेबल की होगी। बेटा स्टेबल का क्या मतलब हुआ? स्टेबल मतलब हो गया क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस मतलब हुआ जो पूरे फैले हुए, ऊपर से तो कॉम्पैक्ट दिख रहे हैं, है ना। एमॉर्फस में सुपर कूल्ड लिक्विड को हमने सडनली पैक कर दिया था तो एमॉर्फस बन गए थे। स्टेबल मतलब हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना। एक एमॉर्फस, एक क्रिस्टलाइन, और जो क्रिस्टलाइन के पहले जो आ रहा है दैट इज द मेटास्टेबल। मेटास्टेबल का क्या मतलब हुआ? मेटास्टेबल का मतलब हुआ जो कि एमॉर्फस से आगे हो रहा है और स्टेबल से कम हो रहा है। पूरी ऊपर से पूरी तरह से तो अरेंज दिख रहे हैं लेकिन इंटरनली उसमें तो कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है, दे आर द मेटास्टेबल, है ना। तो एमॉर्फस, मेटास्टेबल और स्टेबल, आगे समझ में। order of the solubility of the different form of the drug is different form of the drug is, A is the stable, B amorphous stable metastable, amorphous metastable stable, amorphous metastable stable। आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आते हैं बेटा, इस इस वाले टेबल को याद कर लो, याद करो। पहला दिन फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक, ठीक है। फिजिकल में भी हमारा पहला जो टाइप था दैट वन इज द बल्क कैरेक्टराइजेशन, उसका थोड़ा सा वो समरी निकाल के इस जगह पे दिया था। बल्क कैरेक्टराइजेशन में भी पहला था क्रिस्टलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म जो ऑलरेडी पढ़ चुके। अब ये दूसरा नंबर आया है, याद आ रहा है तुम लोगों को? माइंड मैप जो बनाए थे एकदम पहला वाला, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बल्क कैरेक्टराइजेशन आएगा, बल्क कैरेक्टराइजेशन में क्रिस्टलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके। अब ये दूसरी चीज स्टडी करने जा रहे हैं, दैट वन इज द फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन। वैष्णवी आ रहा बेटा मैसेज? क्लियर है बेटा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम लोग अब बात करने वाले हैं बेटा इस चीज को कि फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन में जो भी पाउडर्ड मटेरियल हम लोग लेने वाले हैं उन पाउडर्ड मटेरियल की प्रॉपर्टीज को। एक और माइंड मैप आपके सामने आ गया और आपको फिर से कल से इस माइंड मैप को आज जाके बनाना है
और बना बना के अच्छे तरीके से याद करना है, और तुम अगर बना लो और तुम्हें लगे कि मुझे भेजना है, तो मेरा मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपका मोबाइल एप्लीकेशन चल रहा है, उस पर जरूर से भेज सकते हो। चलो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, बिना इसके पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर को समझना बहुत ही जरूरी है। एक होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है कौन सा? दैट वन इज द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल में भी बेटा हमारे चार तरह के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। पहला फंडामेंटल है हमारा पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना। कोई भी एपीआई है, कोई भी एपीआई है या कोई भी एक्सेपिएंट्स है, पाउडर मटेरियल है, डोजेस फॉर्म बनाना है, तो पार्टिकल का साइज, शेप, इन सब चीजों को देखना होगा। पार्टिकल का साइज देखना होगा, पार्टिकल का सरफेस एरिया देखना होगा, पार्टिकल का शेप देखना होगा, उसका वॉल्यूम देखनी होगी, पोरोसिटी देखनी होगी, फ्लो प्रॉपर्टीज देखनी होगी। ऐसे कई सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं पाउडर्स के, या ऐसे कई सारे डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हैं पाउडर्स के, जिनके बारे में जानकारी हर एक रिसर्चर को होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा डोजेस फॉर्म को बना सकते हैं। अगर आप इस जगह पे ध्यान से देखो कि दो टाइप फंडामेंटल और डिराइव्ड में, फंडामेंटल हमारे चार तरह के हैं कि पाउडर का पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करो, पाउडर का सरफेस एरिया को डिटरमाइन करो, पाउडर का पार्टिकल नंबर को डिटरमाइन करते हैं, और पार्टिकल के शेप को डिटरमाइन करते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। आखिर का पार्टिकल का साइज जो है तो कैसे डिटरमिनेशन हम लोग करते हैं? हम लोग पार्टिकल का साइज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से चेक करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी आप लोगों ने बहुत फिजिकल फार्मेसी में फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर याद आ रहा है पार्टिकल्स का? अभी मैं भी दिखाऊंगा आगे, हालांकि जस्ट अभी इतना समझ लो। दूसरा है सीविंग मेथड, तीसरा है सेडिमेंटेशन मेथड। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंडरसन पिपेट मेथड, वही ये सेडिमेंटेशन मेथड है। इसके अलावा लेजर होलोग्राफी मेथड, इसके अलावा कैस्केड इंपैक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया हुआ है। इसके अलावा एक्सरे सेडिमेंटेशन मेथड, पार्टिकल साइज बाय द सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज बाय द वॉल्यूम, इन सभी मेथड से पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन को चेक करते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पार्टिकल के सरफेस एरिया को एड्सॉर्प्शन मेथड, जिसको क्वांटसॉर मेथड के नाम से भी जानते हैं, या एयर परमेबिलिटी मेथड से हम लोग क्या करते हैं? सरफेस एरिया को डिटरमाइन करते हैं। आ गया? इस साइड का पूरा क्लियर है? सबका डिटेल पढ़ना है, इसीलिए परेशान मत होइए, आराम से समझिए बस। अभी फिजिकल फार्मेसी में बहुत सारी चीजें आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, एंडरसन पिपेट मेथड, लेजर होलोग्राफी, कैस्केड इंपैक्टर मेथड, एक्सरे सेडिमेंटेशन मेथड, पार्टिकल साइज बाय द सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज बाय द वॉल्यूम, इन सभी मेथड से हम पार्टिकल का साइज को डिटरमाइन करते हैं। और अपने आप में ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ, हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ आ रहा, ठीक है? एड्सॉर्प्शन मेथड क्वांटसॉर्ब से डिटरमाइन करते हैं, एयर परमेबिलिटी मेथड। अब आते हैं बेटा हम लोग इस तरफ से, इस तरफ आते हैं तो हमारा आएगा डिराइव्ड मेथड। डिराइव्ड मेथड में टोटल हमारे तीन है, ठीक है? एक है पोरोसिटी एंड पैकेजिंग अरेंजमेंट के बारे में जानना, दूसरा है डेंसिटी के बारे में जानना, और तीसरा है फ्लो प्रॉपर्टी और बल्कीनेस के बारे में जानना, पाउडर्स के बारे में जानना। माइक्रोमेरिटेक्स में पढ़े हो हम लोग। चलो, हॉजनर रेशियो पढ़ चुके, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स पढ़ चुके, बहुत अच्छी बात है, शाबाशी के पात्र हो तुम लोग। अगर पहले से जानते हो, पहले से पढ़ चुके हो, तो बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है? आ जाइए, सबसे पहला आता है बेटा पोरोसिटी, है ना? तो पोरोसिटी हम लोग बोलते किससे हैं? कि अगर जो सॉलिड मटेरियल में जो हमारा ये वॉइड मौजूद होता है, परसेंटेज ऑफ द वॉइड प्रेजेंट इन द सॉलिड, दैट इज नोन एज द पोरोसिटी, ठीक है ना? वाइड वॉल्यूम बाय बल्क वॉल्यूम हम लोग किस चीज को डिटरमाइन करते हैं? पोरोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब बेटा देखो, पोरोसिटी जो है दो तरीके का होता है। एक हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल पोरोसिटी, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है? तो इंटर पार्टिकल जो वॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होना, दैट इज नोन एज द इंटर पार्टिकल। इंटर मतलब हो गया दो पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना, दैट इज नोन एज द इंटर पार्टिकल स्पेस। इसके बाद आते हैं, दूसरा होता है इंट्रा पार्टिकल। यहां देखो इंटर पार्टिकल आ गया, दूसरा जो नाम आता है दैट वन इज द इंट्रा पार्टिकल। इंट्रा पार्टिकल, इंट्रा पार्टिकल मतलब होता है बेटा आपका जो ये पार्टिकल है, आपका जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल में स्पेस होना कहीं पे, दैट वन इज द इंट्रा पार्टिकल। इंट्रा पार्टिकल हो सकता है सरफेस पे भी हो सकता है इंटरनल स्पेस पे भी हो। अगर ये ऊपर वाले स्पेस पे होगा, इसको हम लोग ओपन इंट्रा पार्टिकल स्पेस बोलेंगे, और अगर अंदर वाले साइड में होगा तो इसको क्लोज इंट्रा पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। आ गया समझ में? पोरोसिटी, वॉइड्स, वॉइड्स मतलब होता है स्पेस, दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होंगे, दैट इज नोन एज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जो ये ग्रीन कलर है। इंट्रा पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल के सरफेस पे या इंटरनल सरफेस पे, अगर अबव वाले साइड पे होगा तो इसको ओपन टाइप बोलेंगे, इंटरनल वाले स्पेस पे होंगे तो इसको हम लोग क्लोज टाइप बोलेंगे। इंट्रा और इंटर आ गया समझ में? इंटर और इंट्रा आ नहीं रहा बेटा समझ में? अरे मैंने बोला दो पार्टी, ये जो दो पार्टिकल हैं इनके बीच का स्पेस इंटर पार्टिकल,
एक पार्टिकल पे बाहर का शेप और अंदर का शेप, ओपन और क्लोज इंट्रा पार्टिकल। इसमें समझने का, दिखने का, ना दिखने का कोई बात ही नहीं है बेटा, इतना एकदम से क्रिस्टल क्लियर। ओपन और क्लोज, ओपन मतलब बाहर, ओपन मतलब दरवाजा, ओपन मतलब बाहर की तरफ, दरवाजा क्लोज अंदर की तरफ, आया समझ? ओपन और क्लोज। पार्टिकल के बाहर के शेप में, बाहर के साइज में अगर कोई स्पेसेस दिख रहा है एक सिंगल पार्टिकल के, दैट वन इज द ओपन इंट्रा पार्टिकल और क्लोज इंट्रा पार्टिकल। आ गया बेटा? चलो इंतजार करिए बेटा। एक माइंड मैप है बेटा, इस माइंड मैप पे आपको सारी चीजें जमा दी है, आगे और अभी बताऊंगा, चीजें खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये अभी ट्रेलर चल रहा है, थोड़ा सा डिटेल। ऐसा कुछ अभी तक हुआ क्या जो मैंने तुम्हें बताया ना हो, छोड़ दिया हो या स्किप कर दिया हो? पूरी कोशिश मैंने फर्स्ट डे से लेकर आज तक एक ही बोला है, नो वन इन द यूनिवर्स इज 100%, ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट, हम सभी स्टूडेंट हैं और हम सभी डेली सीखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मेरे पास में जितना सारी चीजें हैं मैं इकट्ठा कर सकूं, मैं जितना चीजें समझ सकता हूं उन चीजों को समझ के आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। बेटा कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें बची जाती हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, आप लोगों तक ला के डाल दूं। आपकी आर एम मेहता की बुक हो, लैकमैन की बुक हो, इन दोनों किताबों से फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इतना बताने के बाद जब आप अपनी लैकमैन की बुक स्टडी करोगे तो इतना मैं गारंटी बोल सकता हूं कि आप पहले से आसान पाओगे। आर एम मेहता सबकी बुक को तो ऐसे पढ़ डालोगे तुम लोग, है ना? चलो अच्छे आएंगे बेटा, अच्छा बनेगा। मेहनत करोगे तो मेहनत किया हुआ बेकार थोड़ी जाता है, मेहनत करोगे, रिवीजन करते रहोगे तो चीजें बनेंगी बनेंगी। चलो अगले पार्ट पे आते हैं बेटा। तो पोरोसिटी, पोरोसिटी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डेंसिटी पे। सर प्री फॉर्मुलेशन क्या सिर्फ पाउडर का होता है? बेटा जब सस्पेंशन बनाओगे तो तुम्हें वो ड्रग चाहिए ही चाहिए। कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, मैक्सिमम ड्रग मॉलिक्यूल तो पाउडर के फॉर्म में ही आते हैं। बाद में वो अलग अलग फॉर्म में सोलिबलाइज करके बनाओगे तो पाउडर फॉर्म में ही मोस्ट ऑफ द ड्रग मिलेंगे आपको, पैरासीटामॉल हो चाहे कोई सा भी दवा हो, है ना? चलो फैंटम, बहुत बढ़िया। चलो बेटा बातों में मत लगाओ, टाइम हो गया, इसको तो खत्म कर ले। अब आते हैं बेटा ये डेंसिटी और वॉल्यूम। आखिरकार वॉल्यूम और डेंसिटीज में क्या डिफरेंस है? डेंसिटी हम लोग बोलते हैं मास, मास बाय वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम मतलब आपका क्या होता है कि कोई जो स्पेस एक्वायर कर रहा हो, कोई सब्सटेंस, कोई पाउडर मटेरियल जो स्पेस को एक्वायर कर रहा हो। और डेंसिटी हम लोग बोलते हैं कि उसकी कॉम्पैक्टनेस कितनी है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो तीन तरह का वॉल्यूम होगा, एक होता है ट्रू वॉल्यूम, एक होता है ग्रेनुलर वॉल्यूम और तीसरा होता है बल्क वॉल्यूम। तीन तरह के वॉल्यूम है, कौन कौन सा? ट्रू वॉल्यूम, ग्रेनुलर वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम। इन तीनों के बारे में देखेंगे और इसके अलावा हम फ्लो प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, जहां एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाई करते हैं, है ना? इसके बाद हॉजनर रेशियो, तो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस जगह से पूछे जाते हैं। आइए इस चार्ट को थोड़ा सा इलोबरेट हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसको और जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा ये ट्रू वॉल्यूम है क्या। जो ये ट्रू वॉल्यूम है, अगर हम लोग पार्टिकल्स के बीच से, मान लो आपके अंदर से पूरी सांस खींच ली जाए, आपके आंखों की, आपके इंसान के अंदर से पूरी तरह से ऑक्सीजन, आपके अंदर की जो प्राण वायु है उसको अगर निकाल दिया जाए तो समझिए आप बिना ऑक्सीजन के हो जाएंगे, बिना एयर के हो जाएंगे। उसी तरह से पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाए तो ऐसे वॉल्यूम को हम लोग ट्रू वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। याद कर जाओ बेटा, इसको याद कर जाओ, है ना? इसको याद कर जाओ कि अगर हम इनके बीच के स्पेस को पूरी तरह से खत्म कर दे रहे हैं, सच टाइप ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज द ट्रू वॉल्यूम। अब आते हैं बेटा हम लोग ग्रेनुलर वॉल्यूम। तो दो तरह के पार्टिकल स्पेस होते हैं, एक होता है इंट्रा पार्टिकल और दूसरा होता है इंटर पार्टिकल। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेनुलर वॉल्यूम में, ट्रू वॉल्यूम के अलावा यहाँ पे इंटर पार्टिकल वाइड वॉल्यूम भी मौजूद होता है। इंट्रा पार्टिकल, इंट्रा और इंटर, इंट्रा और आप लोगों ने अभी जस्ट मैंने इंटर पार्टिकल मतलब कि दो पार्टिकल के बीच में, इंट्रा पार्टिकल मतलब आपका ये वाला पार्ट, है ना? तो ट्रू वॉल्यूम और इंट्रा पार्टिकल वॉइड्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो अब जाके ये ग्रेनुलर वॉल्यूम बनेगा। और तीसरा है हमारा बल्क वॉल्यूम, जहां पे ट्रू वॉल्यूम के अलावा इंटर और इंट्रा पार्टिकल पूरे तरह के वॉइड्स आ जाते हैं, वॉल्यूम्स आ जाते हैं, तो सच आर नोन एज द बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम मतलब पूरा वॉल्यूम, इंटर पार्टिकल, इंट्रा पार्टिकल, वॉइड स्पेस, ट्रू वॉल्यूम सब आ जाएगा बल्क में।
ट्रू वॉल्यूम मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम जहां पे कोई वॉइड नहीं होता है, और ग्रेनुलर वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं ट्रू वॉल्यूम प्लस इंट्रा पार्टिकल वॉइड वॉल्यूम, दैट इज नोन एज द ग्रेनुलर वॉल्यूम। इसके बारे में आप लोग फिजिकल फार्मेसी में पूरे डिटेल से पढ़े भी होंगे। तो आपका ये डेंसिटीज और वॉल्यूम में ट्रू वॉल्यूम आ गया। इसको दो मेथड से डिटरमाइन करते हैं, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड हीलियम और नाइट्रोजन के हेल्प से, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड इसमें मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम नाइट्रोजन गैस डिस्प्लेसमेंट में, लिक्विड में मरकरी। मरकरी ऐसे भी याद रहेगा कि मरकरी लिक्विड होता है, गैस में हीलियम और नाइट्रोजन जो है वो हमारा गैस होता है। तो लिक्विड मरकरी, गैस डिस्प्लेसमेंट में हीलियम और नाइट्रोजन, इनको याद करोगे। ग्रेनुलर डेंसिटी का मेजरमेंट हम लोग पिकोनोमीटर से करते हैं, तो इन सबको भी तो याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग जो हमारा ये एड्सॉर्प्शन मेथड है, क्वांट सॉर्ब को याद रखना है। ये इंस्ट्रूमेंट्स है गैस एड्सॉर्प्शन मेथड, यहाँ पे देखो इस टेबल में लिखा हुआ क्वांट सॉर्ब कहाँ गया, ये देखो एड्सॉर्प्शन मेथड क्वांट सॉर्ब, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, अलग अलग तरह की, मान लो जो ये पार्टिकल्स है, फ्यूरेट डायमीटर इसको बोलते हैं, मार्टिन डायमीटर ये है, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर आपका ये वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से चेक करते हैं। पार्टिकल साइज बाय द वॉल्यूम, काउंटर काउंटर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड, और इस जगह से क्वेश्चन भी आता है जहां पे पार्टिकल का साइज, शेप, वॉल्यूम, इन सब चीजों को डिटरमाइन करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से पार्टिकल का साइज, सीविंग मेथड से पार्टिकल का साइज, सेडिमेंटेशन मेथड से पार्टिकल का साइज, लेजर होलोग्राफी के हेल्प से पार्टिकल का साइज को डिटरमाइन करना, कैस्केड इंफेक्शन, एक्सरे सेडिमेंटेशन मेथड, पार्टिकल साइज बाय द सरफेस एरिया मेथड, और पार्टिकल साइज बाय द वॉल्यूम। ऐसे कई तरह के मेथड्स हैं जिसके जरिए पार्टिकल का साइज, शेप, वॉल्यूम, इन सबको क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो एक टेबल है ना, तो कल की क्लास में इसको बताऊंगा, इसका साइज रेंज को याद कर लेना। माइक्रोस्कोपी का ये साइज रेंज है, सीविंग का ये साइज रेंज है, सेडिमेंटेशन का ये है, कंडक्टिविटी का ये है, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। सरफेस एरिया मेजर्ड बाय द इक्वेशन जो है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट वन इज द वेट इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन एंड कार्मन इक्वेशन, एड्सॉर्प्शन मेथड और एयर परमिबिलिटी मेथड। तो कल की क्लास में हम लोग इसको अच्छे तरह से और ये देख लेंगे, और इसके बेस पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कल की क्लास में सॉल्व अच्छे से करेंगे। तो होपफुली कि सबको अच्छे से आया होगा समझ में। तो एक बार अच्छे से पढ़ना और माइंड मैप को भी तैयार करना, इसके बेस पे थोड़ा सा स्टडी करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कल की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सिद्धार्थ।